मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं HR नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर इस समय चल रहा है राजपूत काल। और राजपूत काल में मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत बेहतर ढंग से समझा दिया कि किस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति हुई और क्या क्या मत प्रचलित हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। अब मैं आगे जो वीडियोज़ लेकर के आऊँगा उसमें हमारा टॉपिक होगा प्रमुख राजपूत राजवंश। उसमें मैंने आपको बताया था कि किन किन राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी और किस किस तरीके से हुई थी, और आगे मैं जितनी भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा उनमें उन्हीं वंशों के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसा कि जब मैं प्लेलिस्ट बनाया था मध्यकालीन भारत की, तो उसमें भी बताया था कि मैं किन किन राजपूत राजवंशों को पढ़ाऊँगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। जिसमें से पहला राजपूत वंश जिस पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, वो है प्रतिहार, या इसी को कुछ लोग गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। तो आइए समझते हैं पहले राजपूत राजवंश के बारे में जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार वंश कहें तो इसके बारे में जरा सा पहली बात देखिए कि इन्होंने शासन को कहाँ स्थापित किया। तो जो क्षेत्र था जहाँ पर इन्होंने पहली बार शासन को स्थापित किया वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का इलाका था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाका का मतलब कि किसी भी राज्य में, किसी भी पूरे नक्शे में अगर कोई भी नक्शा कहीं बना हुआ है तो नीचे के क्षेत्र को दक्षिण कहते हैं और इधर वाले बाएं वाले क्षेत्र को, नक्शे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, बाएं वाले क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिम, दाहिने वाले क्षेत्र को बोलते हैं पूरब, ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर और नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का मतलब कि कुछ इस इलाके में, राजस्थान तो यही है, राजस्थान का इलाका यही है, और राजस्थान के इस इलाके में दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में इन गुर्जर प्रतिहार शासकों की राज्य स्थापित हुआ और यहीं से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। समझ में आ गई बात। और ये बात कब की है? 7वीं शताब्दी की है। सातवीं क्या कहें, 8वीं शताब्दी की है। समझिए इस बात को ध्यान से। 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी का मतलब 701, 702, 703, 704, ये 700 से लेकर के 800 तक का जो काल चलेगा उसको हम 8वीं शताब्दी बोलेंगे या 8वीं सदी बोलेंगे। जैसे इस समय कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, जिसमें हम कहते हैं 2001, 2002, 2003, 2021, ये 21वीं सदी है। ठीक है, तो 2000 के बाद क्या आ जाएगा? 21वीं सदी आ जाएगी। उसी तरह 700 के बाद 8वीं सदी आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो 8वीं सदी की बात है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाके में एक राजवंश स्थापित करता है अपना शासन, और स्थापित करने के बाद उससे पूछा गया कि आप किस वंश से संबंधित हैं, तो उन्होंने अपना वंश प्रतिहार बताया कि हम प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। और इसका संस्थापक जो था, बिजली हमें लग रहा है कट गई, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बिजली कट गई और इन्वर्टर डिस्चार्ज है। ठीक, तो आइए हम बिना आज बिजली के काम चलाते हैं। तो जब इन्होंने दक्षिण पश्चिम राजस्थान में शासन को स्थापित किया, तो शासन को स्थापित करने के बाद इनसे पूछा गया कि आप किस वंश से संबंधित हैं, तो इन्होंने अपना वंश बताया कि हम प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। और इस स्थापना जो की थी, जो प्रतिहार वंश की स्थापना जो इस राजस्थान वाले इलाके में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाके में जिन्होंने स्थापना की थी इस प्रतिहार वंश की, उनका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने स्थापना की, लेकिन आपसे पूछे कि संस्थापक पूछे तो आप कहेंगे हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य स्थापित करके दिया प्रतिहारों को, उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम था। तो इस तरह से हरिश्चंद्र ने स्थापना की इस वाले इलाके में, इन्होंने अपना वंश प्रतिहार वंश बताया। और बाद में चल करके आगे आप देखेंगे कि इतने शासकों के आने के बाद इन्होंने क्या किया था, लगभग उत्तर भारत के समस्त इलाकों पर, एक व्यापक क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया था। प्रतिहारों ने कब्जा किया था। और प्रतिहारों में जो सीरीज से राजा आएंगे, एक का नाम है नागभट्ट प्रथम। हरिश्चंद्र के बाद कौन आएगा? नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी में। उसके बाद वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद मिहिर भोज प्रथम, उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम, और उसके बाद महीपाल प्रथम। और महीपाल के बाद कुछ कमजोर शासक आएंगे और अंत में इस प्रतिहार वंश की समाप्ति हो जाएगी। इसी चीज को मुझे समझाना है प्रतिहार वंश में मुझे क्या समझाना है कि कैसे स्थापित हुआ प्रतिहार वंश इस दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, और स्थापित होने के बाद इसने कैसे अपना साम्राज्य का प्रसार किया, और साम्राज्य प्रसार करने के बाद इतने राजाओं के क्रम में आने के बाद किस तरह से समाप्त हो गया। इसी चीज को मुझे समझाना है।
लेकिन हुआ क्या, आज भी आप देखें, आज की तत्कालीन स्थिति को अगर देखा जाए तो इन प्रतिहारों पर एक विवाद चल रहा है। अभी नोएडा के अंदर एक मूर्ति स्थापित की जानी थी। कल मैं खबर पढ़ रहा था, नोएडा के अंदर एक मूर्ति का अनावरण किया जाना चाहिए था और वो मूर्ति थी मिहिर भोज की। और इसी प्रतिहार वंश के शासक हैं मिहिर भोज। देखिए यहाँ पर आकर के, यानी कि पहला हरिश्चंद्र, दूसरा नागभट्ट, तीसरा वत्सराज, चौथा नागभट्ट द्वितीय और पांचवें शासक के रूप में मिहिर भोज स्थापित होंगे। और ये बड़े शक्तिशाली राजा थे। इन्हीं की मूर्ति का अनावरण था नोएडा में। तो नोएडा में इस बात को लेकर के विवाद हो गया है कि उन्हें गुर्जर कहें या प्रतिहार कहें या राजपूत कहें, क्योंकि प्रतिहार राजपूत और गुर्जर एक अलग जाति जो आज दिखाई देती है हमें। तो इस बात को लेकर के विवाद हो गया है कि प्रतिहारों को राजपूत कहा जाए या गुर्जर कहा जाए। तो आइए समझते हैं जरा इस विवाद की जड़। देखिए, कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है, उसका जड़ इतिहास में होता है और इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। आज अगर आप वहाँ के डीएम होते, आप आज वहाँ के एसपी होते, विधायक होते, सांसद होते, उस क्षेत्र के होते, तो आपको इस प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता। और इसीलिए यूपीएससी की तैयारी करते समय इतिहास पढ़ाया जाता है कि जब भी इस तरह के विवाद उठें, इस तरह का कारण कोई दिखे आपको, तो वहाँ आपको पूरी तरह ये समझ में आना चाहिए कि इस विवाद की जड़ क्या है, जड़ कहाँ है, इसको समझिए। प्रतिहार राजपूत हैं या गुर्जर, इसी पर विवाद है। तो मैं जरा समझाई देता हूं कि क्या विवाद की जड़ है। पहली बात, जो लोग कहते हैं कि प्रतिहार राजपूत हैं, उनके क्या तर्क है इस बात को देखिए। उसके तर्क यह है कि जो प्रतिहार राज्य स्थापित हुआ, इनके जो इतने राजा स्थापित हुए, इन राजाओं से जब पूछा गया कि आप किस वंश से संबंधित हैं, तो इन राजाओं ने एक बात बोली। इन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हमको प्रतिहार कहा जाता है, हम राजपूत हैं। यानी कि इस प्रतिहार वंश के समस्त शासकों ने यही दावा किया कि हम राजपूत हैं और हमारा प्रतिहार है। और इन्होंने अपने प्रतिहार नाम का कारण भी बताया कि प्रतिहार मेरा नाम क्यों है। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक, यानी कि रक्षा करने वाला। और लक्ष्मण क्या करते थे, भगवान राम के रक्षक थे, यानी राम के प्रतिहार के रूप में काम कर रहे थे। कौन? लक्ष्मण। तो इन्होंने अपने आप को भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण के वंश का बताया और बोला कि मेरा काम है रक्षा करना, रक्षकों की मेरी बिरादरी है, मैं लक्ष्मण के वंश से संबंधित हूं, मैं राजपूत हूं। तो इस बात को इसके शासकों ने जितने भी अभिलेख खुदवाए, उन अभिलेखों ने यह स्वीकार किया कि हम राजपूत हैं और लक्ष्मण के वंशज हैं। तो एक तो ये साक्ष्य हो गया कि ये राजपूत थे। दूसरा साक्ष्य है अग्निकुंड की कथा। अग्निकुंड की कथा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था और उसमें यही समझाया था कि एक अग्निकुंड की कथा है जो पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ है, जिसे चंदर बरदाई ने लिखा है। और चंदर बरदाई ने ये लिखा, पृथ्वीराज रासो नाम की किताब में लिखा कि अग्निकुंड में ऋषि वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया तो उसमें से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक प्रतिहार वंश भी था। प्रतिहार था, परमार था, चालुक्य था और साथ के साथ चौहान था। इन्होंने 4 वंशों की उत्पत्ति बताई और लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है कि 10 रवि से, 10 चंद्र से, 12 ऋषिज प्रमाण और 4 हुतासन से भयो कुल 36 वंश प्रमाण। तो राजपूतों के जो 36 वंश मिलते हैं उनमें 4 हुतासन से पैदा हुए। हुतासन का मतलब आग, और हुतासन से निकलने का मतलब, और हुतासन से कौन कौन निकला, यानी आग से कौन कौन निकला, तो उन्होंने कहा प्रतिहार निकले, परमार निकले, चालुक्य निकले और चौहान निकले। तो पृथ्वीराज रासो भी यही कहती है कि अग्निकुंड की कथा भी यही कहती है क्या, कि हुतासन से पैदा होने वाले, आग से पैदा होने वाले, अग्निकुंड से पैदा होने वाले प्रतिहार राजपूत हैं। तो ये तो साक्ष्य चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ये जो प्रतिहार हैं वो राजपूत थे। लेकिन बात गुर्जर पे कहाँ आकर टिक गई, इस बात को समझिए। बात गुर्जर पे कहाँ आकर के टिक गई, तो एक अरब यात्री आया था, नाम था उसका सुलेमान।
अरब यात्री, और यात्री क्या, ये अरब यात्री जो सुलेमान था ये एक व्यापारी था, व्यापार करने भारत में आया था, और इस व्यापारी ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, और उस यात्रा वृत्तांत में उसने क्या किया, इस प्रतिहार शासकों को गुर्जर जाति का बताया कि ये गुर्जर जाति के लोग हैं। और गुर्जर जाति उस समय अस्तित्व में आ चुकी थी, ऐसा नहीं कि गुर्जर जाति उस समय नहीं थी, जाट और गुर्जर दोनों उस समय मौजूद थे, और जाट और गुर्जर दोनों ही एक घुमक्कड़ी टाइप की जाति थी जो बहुत कुशल योद्धा होते थे, बड़े बहादुर होते थे, सिंध प्रदेशों के आसपास इस वाले भारत के इस क्षेत्रों में पाए जाते थे। और ये जाट और गुर्जर दोनों में ही लगभग आप समानता पाते हैं। क्या समानता, कि एक तरह से घुमक्कड़ी टाइप की जाति थी लेकिन बड़े बहादुर थे, योद्धा टाइप के लोग थे, तो ये भी बहादुर थे। तो और पुलकेशियन द्वितीय का जो एलोह अभिलेख है उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख हो चुका है, तो इसका मतलब गुर्जर जाति उस समय आ चुकी थी। और कई आप देखेंगे कि एमपी में, राजस्थान में और आसपास के इलाकों में कई अभिलेख बाद में ऐसे भी मिलते हैं जिसमें प्रतिहार शासकों के नाम के पहले गुर्जर लिखा गया है। तो जब देखा इन लोगों ने कि सुलेमान ने गुर्जर लिखा, एमपी, राजस्थान और अन्य इलाकों में जो अभिलेख मिले उनमें भी गुर्जर मिले, गुर्जर नाम लिखा गया था इनके राजाओं के नाम के आगे, तो गुर्जर जाति के लोगों ने ये सोचा या फिर एक तरह से गुर्जर जाति का प्रतिनिधि बता दिया या बताया कि गुर्जर जाति के थे। क्योंकि किसी भी नाम के आगे अगर गुर्जर लिखा है तो ऐसा प्रतीत तो एक नज़र देखने में तो ये होता ही है कि ये गुर्जर थे। तो लोगों ने कहा नहीं, ये हैं राजपूत हैं, ये राजपूत हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, लक्ष्मण के वंशज हैं। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जाति गुर्जर थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए राजपूत कहा। ये विद्वानों का मत है, मेरा मत नहीं है। तो इस तरह से एक गुत्थी यहाँ पर उलझ गई कि ये जो प्रतिहार हैं ये गुर्जर हैं या राजपूत हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब ये लोग कह रहे हैं, प्रतिहार के शासक ये बात कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए राजपूत हैं, तो इनको राजपूत मानना ही ज्यादा ठीक लगता है कि इनको राजपूत ही मान लिया जाए। लेकिन यह भी बात सच है कि कई जातियां आप देखेंगे कि कई जातियां जब शक्ति प्राप्त करती हैं तो अपनी जाति छिपा करके कुछ जो उस समय उस तत्कालीन समाज में ऊंचा स्टेटस जिन जातियों को प्राप्त होता है उन जातियों का अपने आप को बताते हैं और बता करके शासन को स्थापित करते हैं। लेकिन आप इस बात को यहां समझ सकते हैं कि राजपूत और गुर्जर का विवाद स्थापित हो गया, लेकिन राजपूत और गुर्जर का विवाद वहां स्थापित हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है। आज तक लोगों के मन में यह शंका है कि प्रतिहार राजपूत थे या गुर्जर थे, क्योंकि भारत के अंदर जाति तो है, जाति है और जाति हर समाज में पाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जाति के साथ जब वाद लगता है तो वहां खेला शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाति से क्या दिक्कत थी, राजपूत होते या गुर्जर होते या कोई भी जाति के होते तो जाति से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जाति के साथ जब वाद जुड़ता है तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब जाति है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, आप राजपूत हैं, मैं लाला हूं, आप पंडित हैं, इस तरह की अगर जाति है तो जाति से किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जाति के साथ जब वाद जुड़ता है तब मैं क्या कहूंगा, देखो, जब तक जाति रहेगी तब तक को मैं कहूंगा मैं ब्राह्मण हूं, आप राजपूत हैं, मैं कहूंगा मैं राजपूत हूं, आप लाला हैं, इस तरह से कहूंगा। लेकिन जब जाति के साथ वाद जुड़ जाएगा तो वही आदमी जो कहेगा कि मैं राजपूत हूं, तुम ब्राह्मण हो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, यह कहना शुरू कर देगा। क्योंकि जब जाति के साथ वाद जुड़ता है तो जातियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं और एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है और वाद जुड़ जाने के बाद ही विवाद खड़ा हो जाता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जाति से कोई समस्या ही नहीं है। भारत के अंदर जातियां हैं, जाति से कोई समस्या नहीं, लेकिन इसी जाति के आगे जब वाद लग जाता है तो जातियां एक दूसरे से संघर्ष पर उतारू हो जाती हैं और संघर्ष की स्थिति बनती है। यानी कि जाति के आगे जब वाद लग गया तो वहीं विवाद का कारण बन गया और वो विवाद आज तक चलता आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से देखिए कि ये मैंने ये क्लियर किया कि इनमें विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ और आज भी ये विवाद बना हुआ है और आगे देखते हैं कि विवाद कहाँ तक जाता है और कितने रिसर्चर्स आते हैं, क्या क्या रिसर्च करके नई चीज़ें मिलती हैं। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब मुझे क्या पढ़ाना है, इतनी चीज़ें मैं आपको समझाने के बाद मुझे इस प्रतिहार वंश के सारे शासकों को पढ़ाना है। आपको सारे शासकों को क्रम से पढ़ाना है। नागभट्ट प्रथम को पढ़ाऊंगा, वत्सराज को पढ़ाऊंगा, नागभट्ट द्वितीय को, मिहिर भोज को, महेंद्रपाल को, महिपाल प्रथम को, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा।
पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं आपको कि एक कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष समझा दूं, क्योंकि इसमें जब शासकों को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इनमें 2-3 शासकों में मैं आप बार बार ये नाम लूंगा कि कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में इसने भाग लिया और इस राजा से लड़ाई लड़ी। तो आपको अगर कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष नहीं पता रहेगा तो इन राजाओं के बारे में आप बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो समझिए इस बात को कि कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष क्यों हुआ था। इस बात को बहुत गौर से समझिए, गौर से। त्रिपक्षी संघर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कहूंगा भारत के राजनीतिक इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर समझना है, भारत की राजनीतिक स्थिति को अगर समझना है, तो बिना कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष को समझे न आप राजपूतों को समझ पाएंगे ढंग से आगे चल करके, न आप भारत का विकेंद्रीकरण समझ पाएंगे, न आप ये समझ पाएंगे कि राजपूत कहां कमजोर हुए, न आप ये समझ पाएंगे कि भारत के अंदर कमजोरी कहां आई, और न ही आप ये समझ पाएंगे कि भारत में मुस्लिमों ने, यानी कि अरब आक्रमणकारियों या अरब का न कह करके तुर्की आक्रमणकारियों ने कैसे अपनी पैठ बना ली, किस तरह से वो इतना मजबूती से जीत गए राजपूतों से। इस कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष को समझे बिना आप नहीं समझ सकते। तो मैं समझाता हूं कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। देखिए बात क्या थी कि जब यहां पर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो चुका था भारत के इस दक्षिण पश्चिम के इलाके में, दक्षिण पश्चिम क्या कहें, उत्तर पश्चिम के आसपास का इलाका है, इस इलाके में प्रतिहारों का शासन जब स्थापित हो चुका था, इन प्रतिहार राजपूतों का शासन स्थापित हो चुका था, उस समय इस दक्षिण भारत के इलाके में एक बहुत शक्तिशाली वंश था जो शासन कर रहा था, जिसको कहते हैं राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत के इलाके में राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे और भारत के इस पूर्वी हिस्से में पाल शासन कर रहे थे। इन दोनों का क्षेत्र विस्तार क्या था, मैं जब इन वंशों को पढ़ाऊंगा तो विस्तार से समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं इतना समझिए आप कि भारत का ये जो पूर्वी इलाका है इसमें पाल शासन कर रहे हैं। भारत का जो दक्षिण भारत का इलाका है, दक्कन का क्षेत्र है, इस दक्कन के क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासन कर रहे हैं और इस वाले क्षेत्र में प्रतिहारों का उदय हो चुका है। प्रतिहार अपने शासन को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, इन तीनों लोगों की ही नजर किस पर पड़ी, इस उत्तर प्रदेश के एक इलाके पर जिसको कहते हैं कन्नौज। इन तीनों लोगों की नजर, यानी कि इधर वाले इलाके से प्रतिहारों की नजर, इधर वाले इलाकों से पालों की नजर, और इस नीचे यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र से किसकी नजर पड़ी, दक्षिण भारत के क्षेत्र से नजर पड़ी राष्ट्रकूटों की। और नजर कहां पर पड़ी, कन्नौज पर। और इन्हीं तीनों के बीच में इस कन्नौज के लिए छिड़ गया एक युद्ध जिसको कहते हैं कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। 3 पक्षों से संघर्ष चालू हो गया। किसके लिए चालू हो गया, कन्नौज के लिए चालू हो गया। आप कहेंगे कि कन्नौज में इतना खास क्या था कि कन्नौज के लिए इतने बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं। तो मैं कहूंगा कन्नौज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था उस समय, क्योंकि उत्तर भारत के इलाके पर अगर आप कब्जा कर चुके हैं और यह दावा कर रहे हैं कि मैं उत्तर भारत का शासक हूं, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि कन्नौज पर आपका कंट्रोल है कि नहीं है। और अगर आपने कह दिया कि कन्नौज मेरे अंडर में नहीं है, तो लोग कहेंगे तुम फर्जी राजा हो। जब तुम कन्नौज पर नहीं नियंत्रण कर पाए तो काहे कि उत्तर भारत के शासक भाई। क्योंकि कन्नौज बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंस का पहला प्रमुख कारण जो मैं बताऊंगा आपको वो है कृषि। क्योंकि कन्नौज का जो क्षेत्र है ना, वो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में है, और नदियों का जो दोआब क्षेत्र होता है ना, बड़ा उपजाऊ होता है। एकदम प्लेन एरिया, बड़ा उपजाऊ एरिया था, इतना ज़्यादा कृषि होती थी, और उस खेती की से जो संपत्ति निकलती थी, जो अनाज निकलता था एक कृषि प्रधान देश के लिए, कृषि सबसे बड़ी जब संपत्ति होती थी। और कन्नौज कृषि का केंद्र था, क्योंकि कन्नौज गंगा और यमुना के दोआब में था। नदियाँ खूब सारा मिनरल मटेरियल लेकर के आती थी, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। तो वहां पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो वहां से आपको बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त होगी, बहुत बड़ा जमीन का क्षेत्र प्राप्त होगा, जहां से आप धन प्राप्त करके बढ़िया सेना रख सकते हैं, बढ़िया शानो शौकत दिखा सकते हैं। तो पहला कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये कन्नौज। और दूसरी चीजें थी, इसका व्यापारिक महत्व था और सामरिक महत्व था। क्यों व्यापारिक महत्व था इसको समझिए, और सामरिक महत्व क्यों था।
क्योंकि उस समय ऐसा तो नहीं था कि हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से भी जा सकते हैं, ढेर सारी सड़कें बनी, ऐसा नहीं था। कुछ ही रास्ते होते थे जिनसे लोग जा सकते थे, केवल कुछ रास्ते। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था जो यहां से होकर के जाता था और जाकर के आगे वो सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग से अटैच हो जाता था। यानी कि रेशम का जो पूरा व्यापार था ना, वो इस भारत चाइना का जो रेशम का व्यापार है, इधर का जो रेशम का व्यापार है, इस मार्ग से होकर के ही जाना है व्यापारियों को। तो अगर जिसका इस कन्नौज के रास्ते पर कब्जा हो जाएगा, उसका व्यापार पर कब्जा हो जाएगा। और जिसके पास जिसका व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, जिसका कृषि पर कब्जा हो जाएगा, उसके पास आएगा खूब पैसा, और पैसा के साथ वो बहुत बड़ी सेना बना करके बहुत शानो शौकत से बहुत बड़ा राजा बन सकता है। तो एक मार्ग होने के कारण, कन्नौज से रास्ता निकलने के कारण इसका व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया। यानी कि इस रास्ते पर, कन्नौज के रास्ते पर जिसका कब्जा हो गया, उसका व्यापार पर कब्जा हो गया। और दूसरी चीज, अगर पालों को प्रतिहारों पर अटैक करना है, राष्ट्रकूटों को इस उत्तर भारत के इलाके में प्रवेश करना है, प्रतिहारों को पालों पर अटैक करना है, तो उस समय भी इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। भाई सेना को जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो इस रास्ते के कारण इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक था और सामरिक महत्व बहुत अधिक था। यानी कि युद्ध लड़ने, जिसका कन्नौज पर कब्जा हो जाएगा, वह युद्धों को बड़े आसानी से कंट्रोल कर लेगा और युद्धों में लड़ाई लड़ लेगा बड़े आसानी से। तो कन्नौज पर कब्जा बड़ा जरूरी हो गया। किन कारणों से? कृषि के कारणों से, व्यापारिक कारणों से और सामरिक कारणों से, यानी युद्ध वगैरह के कारणों से बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। और जब इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ गया तो तीन महाशक्तियां मैं कहूंगा, क्योंकि प्रतिहार बड़े मजबूत थे, पाल भी बड़े मजबूत थे। यही सुलेमान जो लिखता है ना इनको, गुर्जर, वही कहता है कि ये जो पाल शासक थे ना, ये पाल वंश के शासक, इनके यहाँ कहता था बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, 50,000 हाथी थे और 15-20,000 लोग लगातार लगे रहते थे इसकी सेना का कपड़ा वपड़ा धुलने में। तो इतना मतलब बोलता था कि पाल शासक भी बड़े मतलब प्रभावशाली थे, बहुत वर्चस्वशाली थे। तो यानी कि आप समझिए कि तीन जो शक्तियां आपको दिखती हैं, तीन शक्तियां, एक राष्ट्रकूट शक्ति, एक प्रतिहार शक्ति और एक पाल शक्ति, तीनों आकर के कन्नौज के लिए भिड़ गई आपस में। और कन्नौज के लिए भिड़ गई तो इसी को कहते हैं त्रिपक्षी संघर्ष। और क्यों बड़ी भिड़ी थी? कृषि के कारणों से, व्यापारिक कारणों से और सामरिक कारणों से। ये इसके कारण भिड़ गई। और भिड़ने में हुआ क्या? हुआ क्या देखिए, इसी को त्रिपक्षी संघर्ष कहते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। तो हुआ क्या, संघर्ष में हुआ क्या, मैंने इसका कारण समझा दिया, लेकिन संघर्ष में एक्चुअल में हुआ क्या, इस बात को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हुआ क्या कि ये धर्मपाल और वत्सराज, ये दो धर्मपाल और वत्सराज, यानी कि प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज, वत्सराज देखो ये राजा, मैंने प्रतिहारों का शासक लिखा है, तो ये वत्सराज प्रतिहारों की तरफ से और पालों की तरफ से एक धर्मपाल नाम का शासक आपस में भिड़ गए कन्नौज के लिए पहली बार। तो जब कन्नौज के लिए दोनों शासक आपस में भिड़ गए तो इस प्रतिहार शासक वत्सराज ने बहुत बुरी तरह से परास्त किया, किसको? इस पाल शासक धर्मपाल को। और यहीं से निकल करके ये कहां चढ़ गया? पालों की राजधानी थी गौड़ प्रदेश, यानी कि बंगाल तक चढ़ गया। और बंगाल तक जब इसकी सेनाएं चढ़ गईं, उसी समय राष्ट्रकूटों का एक बड़ा प्रभावशाली शासक इस दक्षिण के क्षेत्र से निकला और अटैक कर दिया किसके ऊपर? वत्सराज के ऊपर। यानी कि पहली लड़ाई इस कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में किसके किसके बीच हुई? वत्सराज के बीच में और धर्मपाल के बीच में। वत्सराज प्रतिहारों का शासक था, धर्मपाल पालों का शासक था। पहली लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई और उसमें यह वत्सराज विजयी हो गया। लेकिन अगली बार यह राष्ट्रकूटों का ध्रुव जब चढ़ाई करके वत्सराज से भिड़ा, तो वत्सराज से जब ध्रुव भिड़ा तो ध्रुव विजयी हो गया वत्सराज को हरा करके। यानी कि अब नियंत्रण कन्नौज के क्षेत्र पर किसका हो गया? अब तो ध्रुव का हो गया, राष्ट्रकूट का। और ये जो प्रतिहार वत्सराज था ये भाग करके वापस इसी राजस्थान के रेगिस्तान में आ गया। और लेकिन हुआ क्या कि किसी कारण से ये जो ध्रुव इस पर कब्जा कर चुका था, प्रतिहारों को भगा चुका था, उसको वापस लौटना पड़ा अपने दक्कन के क्षेत्र में। और ध्रुव जब वापस लौट गया, ध्रुव यानी कि ध्रुव इसको हराया, वत्सराज राजस्थान भाग गया, फिर ध्रुव वापस लौट गया जीतने के बाद। तो अब ये मैदान जो खाली हो गया किसके लिए? धर्मपाल के लिए, क्योंकि ये इधर भाग चुका है वत्सराज और ध्रुव वापस जा चुका है। अब धर्मपाल के लिए ये बहुत खाली मैदान हो गया और धर्मपाल वापस इस कन्नौज पर चढ़ाई कर देता है और चढ़ाई करने के बाद कन्नौज पर कब्जा कर लेता है।
और धर्मपाल जब कन्नौज पर कब्जा कर लेता है तो वहां बहुत बड़ा दरबार सजाता है। दरबार सजाने का मतलब समझ रहे हो? दरबार, बहुत बड़ा दरबार लगा करके आसपास के सारे राजा इकट्ठा होंगे, कहेंगे वाह वाह वाह, क्या बात कर दिया आपने, क्या जबरदस्त विजय स्थापित की। यानी कि सारे राजाओं का एक तरह से मीटअप होता था दरबार सजाने का मतलब। तो इन्होंने बहुत तगड़ा मीटअप किया। कहां पर मीटअप किया? इस कन्नौज के क्षेत्र में, ये पाल शासक धर्मपाल। लेकिन उसी समय आगे चल करके आप देखेंगे कि आगे चल करके वत्सराज का एक बेटा जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, नाम याद रखेंगे, नागभट्ट द्वितीय, इस प्रतिहारों का, इस वत्सराज का बेटा नागभट्ट द्वितीय इसी कन्नौज पर चढ़ाई करता है और इस धर्मपाल, जो धर्मपाल यहां पर कब्जा कर चुका था, उस धर्मपाल को पराजित करता है और नागभट्ट द्वितीय विजयी होता है। और ये प्रतिहारों का शासक, ये राजपूतों का शासक जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को वहां से खदेड़ देता है और खदेड़ने के बाद अंतिम रूप से कन्नौज पर प्रतिहारों का कब्जा हो जाता है। अंतिम रूप से कन्नौज पर प्रतिहारों का कब्जा हो जाता है। तो कोई पूछे कि त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ, उसमें अंतिम रूप से कब्जा कन्नौज पर किसका हुआ? तो आप कहेंगे प्रतिहारों के शासक नागभट्ट द्वितीय का कब्जा हो गया। यानी कि इन प्रतिहारों ने इन पालों को, इन राष्ट्रकूटों को, राष्ट्रकूटों से तो लड़ाई पहले हुई थी, राष्ट्रकूटों ने परास्त किया था, लेकिन राष्ट्रकूट भी वापस चले गए, पाल भी वापस चले गए और अंतिम रूप से कन्नौज पर किसका कब्जा हो गया? तो हो गया नागभट्ट द्वितीय का, जो कि प्रतिहार शासक था। यानी कि कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष का सेहरा किसके सिर पर सजा? तो मैं यहां पर देखो सेहरा बना दे रहा हूं। ये सेहरा, ये ताज किसके ऊपर बंध गया बाबू? ये ताज बंध गया प्रतिहारों के ऊपर और नागभट्ट ने अंतिम रूप से कन्नौज पर कब्जा करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। अब देखो जरा सा ध्यान से देखो इस बात को। यह कन्नौज पर राजधानी तो बना लिया, लेकिन आगे के जितने शासक आए 200 वर्षों तक इन्हीं में उलझे रहे, इसी लड़ाई में उलझे रहे। कभी राष्ट्रकूटों से लड़ाई, कभी पालों से लड़ाई। तो इस तरह से जो त्रिपक्षी संघर्ष यहां पर एक तरह से लग रहा है हमको कि विराम हो गया, कन्नौज पर कब्जा प्रतिहारों का हो गया। यानी कन्नौज, यानी कि ये जो प्रतिहार थे इस क्षेत्र पर कब्जा तो कर लिए, लेकिन लड़ाई लगातार जारी रही और यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। 200 वर्षों तक संघर्ष चला आगे। और कैसे चला और उस संघर्ष के चलने का परिणाम क्या निकला, इस बात को जरा समझिए ध्यान से। परिणाम क्या निकला? यही त्रिपक्षी संघर्ष कारण था भारत की कमजोरी का। आप समझिए कैसे कि परिणाम यह निकला कि भारत में विकेंद्रीकरण हो गया। आप कहेंगे विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो समझिए इस बात को ध्यान से। भारत जब इससे पहले था तो इधर प्रतिहार शासन कर रहे, इधर पाल शासन कर रहे, इधर राष्ट्रकूट शासन कर रहे, तीनों बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली शासक थे। यानी कि भारत उस समय बहुत मजबूत था, किसी की औकात नहीं थी कि भारत पर आक्रमण करके भारत को जीत ले। मैं अरब आक्रमणकारियों की और तुर्की आक्रमणकारियों की बात कर रहा हूं। कई बार अटैक होने की कोशिश हुई, लेकिन प्रतिहारों ने बुरी तरह उन्हें परास्त किया और वापस भेज दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां आपस में ही टकरा गई ना, तो उस समय जब भी युद्ध होता है तो एक तो धन की हानि होती है, दूसरे योद्धाओं की हानि हो जाती है। और जब दोनों लोगों की हानि होती है, तो जब तीन शक्तियां आपस में टकराएंगी तो उस समय उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। और शक्ति कमजोर होते ही स्थानीय लेवल के जो शासक होते हैं ना, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपना अपना अलग इलाका बना लेते हैं। यानी कि अगर ये शक्तियां कमजोर होंगी आपस में टकरा करके, तो कई राज्य बन जाएंगे। कहीं कोई शासन स्थापित कर देगा, कहीं कोई शासन स्थापित कर देगा, कहीं कोई शासन स्थापित कर देगा। और जब कई जगह एक राज्य कई खंडों में टूट जाएगा, उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, पूरी सेना, एक अखंड भारत की एक सेना है, लेकिन कल क्या हो, योगी जी अलग सेना बना लें और आगे चल करके उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अलग सेना बना ले, गोवा का मुख्यमंत्री अलग सेना बना ले, राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग सेना बना ले और सब आपस में युद्ध लड़ने लग जाएं। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब लोकल लेवल पर कई शासक स्थापित हो जाएंगे और एक केंद्रीय सत्ता नहीं रह जाएगी भारत में। तो इस कन्नौज के युद्ध का परिणाम यही हुआ कि तीन महाशक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में टकराए और टकराने के बाद हुआ क्या, शक्ति में कमजोरी आई और कमजोरी आने के बाद हुआ इनका विकेंद्रीकरण। और जब विकेंद्रीकरण हो गया तो उसी समय
प्रोत्साहन मिला किसको? विदेशी आक्रमणों को। यानी कि ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसने भारत की कमजोरी की पहली नींव डाली। यहीं से भारत कमजोर होना शुरू हुआ, यहीं से भारत विकेंद्रीकृत होना शुरू हुआ और विदेशी आक्रमण भारत पर मंडराने लगे। ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष का मामला है ना, ये 775 के बाद शुरू हुआ था। आप देखेंगे 775 के बाद शुरू हुआ था, यानी कि वत्सराज ही ना कूदा है जंग में, तो वत्सराज 775 में शासक बना था। 775 के बाद की ये सारी कहानी है। एग्जैक्ट टाइम नहीं है कोई युद्धों का, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हुए कन्नौज को जीतने के लिए। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दे दिया गया कि बार बार इसी के लिए संघर्ष हो रहा है, इसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। और इतना जरूर है कि 775 ईस्वी के बाद ये कहानी शुरू हुई थी और 775 ईस्वी के बाद ही भारत में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, भारत कमजोरी की तरफ बढ़ा। तो आगे मैं जब अब पढ़ाऊंगा आपको कि नागभट्ट, वत्सराज, क्योंकि ये पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश हमें पढ़ाना है, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष। और कोई पूछे कारण क्या था, तो कन्नौज का कारण बता देंगे। संघर्ष में हुआ क्या, अंतिम रूप से विजय किसकी हुई, तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की हुई। परिणाम क्या निकला कि भारत कमजोर हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया, और विकेंद्रीकृत होने के बाद विदेशी आक्रमणों को प्रोत्साहन मिला। मेरे भाई, विदेशी आक्रमणों को प्रोत्साहन मिला, भारत की कमजोरी का कारण बना। इस बात को समझ गए आप लोग? तो अब मैं जब कल वीडियो लेकर के आऊँगा तो अब आपको इन राजाओं के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाना शुरू कर दूंगा और प्रतिहार वंश कैसे अंत हुआ ये भी समझा दूंगा, और भारत में आगे चल कर के किन किन राजवंशों का उदय हुआ ये भी समझाता रहूँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ मैं देखा था कि किसी ने कमेंट किया था बहुत सारा मेरे YouTube चैनल पर कि आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं, उस तरह से पढ़ा रहे हैं। सारी बातें जो उसने की वो तो ठीक हैं, चलो भाई, मानने वाली बातें हैं कि मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा कि राजपूतों का जब आलोचनात्मक पक्ष पढ़ाऊंगा कि कहाँ से कमजोरी आई, वो सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं कि एक ही वीडियो में सारा ज्ञान में उड़ेल दूँ, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता पाऊँ, ये तो तय नहीं है। तो जब मैं पूरा राजपूत काल पढ़ा लूँ उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर उठें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब क्वेश्चन करते करते आप आरोप लगाने लगते हैं तब दिल में तकलीफ होती है। आरोप मत लगाइए, क्वेश्चन करिए। मैं कुछ बताऊं, आप क्रॉस क्वेश्चन करने के अधिकारी हैं। अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल रहा हूं, तो कोई भी बात आपको गलत लगे तो आप उस क्वेश्चन को करने के लिए हकदार हैं। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, मेरे ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे बहस कर सकते हैं। लेकिन जब आप आरोप लगाते हैं और बिना समझे आरोप लगाते हैं तब दिल में तकलीफ होती है। दोस्त, तुम्हारा नाम ब्रेक है, मैं तुमको नहीं जानता तुम कहां से हो। तुम्हारा नाम ब्रेक है, ब्रेक नाम है तुम्हारा, नाम से नहीं पता चल रहा है तुम कहां के हो, कौन हो, या असली नाम बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। लेकिन एक बात से तकलीफ होती है जब आप आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर। और आरोप आपने क्या लगाया? आपने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति मेरा नफरत का भाव है, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लिखने की कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं या मुसलमानों से नफरत की मेरे अंदर से बू आती है? कहां से तुमको बू आ गई मेरे अंदर मुसलमानों से नफरत की? मैं भारत के किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता हूं, न किसी जाति से नफरत करता हूं। मैं अभी बताया ना कि धर्म होने चाहिए, जाति होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्मवाद नहीं होना चाहिए। तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक उसके साथ वाद न लगे। और तुमने कह कैसे दिया कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं? क्यों मैं करूंगा मुसलमानों से नफरत? तुमको पता है, मैं पढ़ते हुए जो पूरी सीरीज में आया हूं, जिस शिक्षक से मेरी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आज तक बन पाई है, जिनके यहां बैठ करके मैं हंसी मजाक कर पाता हूं और जिनके मैं पांव छूता हूं, जब जाता हूं उनके पास पहुंचता हूं ना तो उनके पैर ऐसे छूता हूं और अंगूठा छूता हूं पैर का, झुक करके 2 बार पैर छूता हूं। और नाम पता है क्या उनका है? उनका नाम है नौशाद अहमद। नौशाद अहमद नाम है उनका, मुसलमान है वो। मेरे अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत होती तो मैं नौशाद अहमद, अपने सर का आदरणीय गुरुजी में उनका नाम ले रहा हूं, मैं क्षमा करेंगे अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो, लेकिन अगर उनका नाम नौशाद अहमद है तो अगर मैं मुसलमानों से नफरत करता तो मैं उनके पांव नहीं छूता, मैं नहीं छूता उनके पांव। और अब तक मैं बहुत सारे हिंदू शिक्षक से पढ़ा हूं, बहुत सारे जातिगत शिक्षक से पढ़ा हूं, सबकी जाति थी, लेकिन किसी के अंदर जातिवाद नहीं था, किसी के अंदर धर्मवाद नहीं था। जाकर के गले लगा लेते हैं सर, पीठ ठोक देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इतना सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं मुसलमानों से कैसे नफरत कर सकता हूं यार, जिन्होंने मुझे जिंदगी की सीख दी। नौशाद अहमद नाम है उनका। मैं नफरत मुसलमानों से कर नहीं सकता। और तुम एक वीडियो देख करके मेरी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं या किससे नफरत करता हूं। मैं भारत की किसी जाति से, किसी धर्म से कोई नफरत नहीं करता हूं, कोई क्लेश नहीं करता हूं। मैं नफरत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से करता हूं जिन लोगों ने विध्वंसकारी काम किए,
जिन लोगों ने निर्दोषों की गर्दन काटी, जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, जिन लोगों ने भारत को लूटा, उनसे नफरत है मेरी और रहेगी। तुम जैसे एक ब्रेक नहीं 1000 ब्रेक आ जाएंगे तब भी उनसे नफरत रहेगी और है। लेकिन तुम ये कहो कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, ये बात मानने वाली नहीं है और मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा और कोई नहीं स्वीकार करेगा जो मुझको व्यक्तिगत रूप से जानता होगा। इसलिए ब्रेक तुम जहां के भी हो, जैसे भी हो, ये समझ जाओ और सुधर जाओ। और तुमने क्या कहा कि मैं पढ़ के आया करूं? मैं मधुशाला से आता हूं, मधुशाला से आता हूं, मैं खाने से आता हूं, कहां से आता हूं? पढ़ के आता हूं, तभी पढ़ाता हूं। तो ये आरोप मत लगाना। प्रश्न पूछना, क्रॉस क्वेश्चन करना, उसका जवाब दिया जाएगा, वाजिब जवाब दिया जाएगा, कायदे से जवाब दिया जाएगा, प्रेम से जवाब दूंगा। लेकिन आरोप लगाओगे ये नहीं चलेगा। आरोप नहीं लगा सकते तुम मेरे ऊपर कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। मैं क्यों करूंगा मुसलमानों से नफरत? मुसलमानों से मैं नफरत करता तो मैं नौशाद अहमद अपने मेरे गुरुजी उनके पैर में क्यों छूता यार? अब्दुल कलाम की फोटो मैं अपने कमरे में लगा करके क्यों रखता? अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ करके मैं क्यों सीखता? मैं हाथ जोड़ता हूं सर, एक से एक ऐसे ऐसे मुसलमान हुए, मैं हाथ जोड़ता हूं उनके आगे, हाथ जोड़ता हूं, जाकर के पैर छूता हूं, पैरों में गिर जाता हूं। मैं किसी व्यक्ति को जाति देख करके, धर्म देख करके सम्मान नहीं देता, मैं सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व देखता हूं। मैं महमूद गजनवी को पढ़ाता हूं तो महमूद गजनवी का धर्म देख करके नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ देखता हूं उसने काम क्या किया। महमूद गजनवी का नाम आगे चल करके धर्मपाल होता तब भी मैं उसको उसी तरह गाली दे रहा होता जैसे आज देता हूं। लेकिन तुमको दिक्कत है तो प्रश्न पूछो, लेकिन आरोप मत लगाओ। आरोप लगाओगे तो समस्या होगी। इस तरह के आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। और इस तरह से आरोप लगाने से पहले सोचना और मेरे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करना। सिर्फ एक वीडियो देख करके किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण मत किया करो। हाथ जोड़ करके विनती है, तुम ब्रेक हो चाहे क्रैक हो, जहां से हो वहां से हो। नमस्कार, चलता हूं।